तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने टिहरी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट किया था जिसमें हमने टिहरी डिस्ट्रिक्ट का मैप समझा था। मैप का एक्सप्लेनेशन देखा था। तो अब हम देखेंगे जो टिहरी में पड़ने वाली जगह है उनका देखेंगे। अब उनको एक्सप्लेन करेंगे उन जगहों में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या वहाँ पड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो शुरू होता है टिहरी से, सरोड से। टिहरी का जो फिर उत्तरकाशी से जो सटा हुआ है वो है सरोड। सरोड से शुरू करें तो ये चिन्याली सौड़ के नजदीक है और दाएं तट पर स्थित है भागीरथी नदी के। और ये है NH 34 के किनारे स्थित। सरोड में सिडकुल का मिनी इंडस्ट्रियल इस्टेट मतलब मिनी औद्योगिक आस्थान भी है। और सरोड गंगा जो गंगोत्री यमुनोत्री रेल परियोजना है उसका 11वां स्टेशन है, उनमें से एक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं कंडीसौड़ या फिर छाम। ये भी रेलवे लाइन का गंगोत्री यमुनोत्री रेलवे परियोजना का एक स्टेशन है। उत्तराखंड के 8 सघन कुक्कुट केंद्रों में से छाम भी एक है। फिर यहाँ से आगे जाते हैं तो एक रति देवता मंदिर पड़ता है। यह अधिकारी जाति के लोगों से संबंधित है। फिर आता है मोटना। 29 अक्टूबर 2021 को प्रतापनगर ब्लॉक के मोटना निवासी 49 वर्षीय त्रिलोक सिंह रावत और उनके दोनों पुत्र 18 वर्षीय ऋषभ वर 15 वर्षीय पारसपीर, इन तीनों ने, जो इनके पिता हैं और इनके दोनों बेटे हैं, इन्होंने टिहरी झील को पार करा था, तैर करके रिकॉर्ड बनाया था। जिसमें जो त्रिलोक सिंह है उन्होंने 12.25 किलोमीटर की दूरी तय करी 4.15 घंटे में। और जो उनके दोनों पुत्र हैं उन्होंने 3.5 घंटे में ये पार करी दूरी। पहली बार किसी ने इतनी दूरी तय करी होगी, ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम है, ये रिकॉर्ड है। फिर आता है उपूगढ़। 52 गढ़ों में से एक गढ़ था उपूगढ़। ये कप्पू चौहान का गढ़ था और इसको कप्पू चौहान को हराया था 37वें राजा अजयपाल ने। फिर आता है डोबरा चांटी। डोबरा चांटी है देश का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल है जिसका उद्घाटन किया था 8 नवंबर 2023 को, जो तत्कालीन सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ये भागीरथी नदी पर बना यह सिंगल लेन मोटर पुल है जिससे 15 टन तक भारी वाहन गुजर सकते हैं। मतलब ये सिंगल लेन वाला पुल है। इस पुल की कुल लंबाई है 725 मीटर। टोटल लंबाई है 725 मीटर। और इसके बीच के स्पान की लंबाई, जो इसके बीच का स्पान है इसका है लंबाई है 440 मीटर। और डोबरा गांव की छोर से मतलब प्रतापनगर वाली तरफ से है ये 260 मीटर। और चांटी गांव की ओर से ये है 25 मीटर। मतलब इस टाइप से ये कुछ पुल है। इस टाइप से इस तरीके से कुछ पुल है। और ये बीच का स्पान है ये वाला। तो इसकी लंबाई है 440 मीटर, ये इतना। नीचे की साइड से है 260 मीटर, ऊपर की साइड से है 25 मीटर। तो कुल हो जाएगा 725 मीटर। शीशपाल गुसाई द्वारा इस पुल पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है भारत के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज डोगरा चांटी की गाथा। फिर यहीं पड़ता है इस क्षेत्र में सेम मुखेम। यह भगवान कृष्ण को समर्पित है, नागराजा मंदिर के रूप में है ये। इस मंदिर में गांगू रमोला की मूर्ति स्थापित है जिन्होंने सेम मुखेम के ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। जो ये गांगू रमोला है ये सेम के ऐतिहासिक पुरुष हैं। और मान्यता है कि इन्होंने श्री कृष्ण को यहाँ पर भूमि प्रदान की थी, यहाँ उनको निवास के लिए। इसी नागराजा मंदिर से प्रदीप शाह व प्रद्युमन शाह के ताम्रपत्र मिले हैं। मतलब इसी मंदिर वाले क्षेत्र से प्रदीप शाह और राजा प्रद्युमन शाह के ताम्रपत्र मिले हैं। फिर आगे देखें, 26 नवंबर 2021 को सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा सेम नागराजा त्रिवार्षिक मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। सीएम धामी द्वारा इसको, जो यहाँ मेला लगता है नागराजा का मेला, इसे राजकीय मेला घोषित किया गया है। मंदिर मार्ग पर कलबला सेम नामक स्थान पड़ता है तथा मंदिर मार्ग पर ही तीसरे सेम कहे जाने वाले परकट सेम और
प्रकट सेम जो है वहां पे स्थित है। भीम और अर्जुन नाम के वृक्ष प्रकट सेम में स्थित है। पैदल मार्ग पर गुप्त सेम पड़ता है और यही काला सेम भी है, काला सेम के नाम से। मंदिर से ऊपर एक शतरंज सेम भी है जिसे आचर सेम भी कहते हैं। फिर जो ये क्षेत्र आता है ये आता है रैकागढ़ के अंदर, 52 गढ़ों में से एक था और रमोला जाति से संबंधित हुआ करता था। फिर है मैल्यागढ़, ये भी रमोला जाति से संबंधित था। फिर जो ये तहसील और ब्लॉक है ये आता है प्रतापनगर के अंदर, और प्रतापनगर का प्राचीन नाम है डांगदार। प्रतापनगर को प्रताप शाह, जो टिहरी के राजा थे प्रताप शाह ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी और जिसकी स्थापना हुई 1877 में। प्रताप शाह ने 1877 में डांगदार या फिर प्रतापनगर की स्थापना की थी। फिर आती है मेन जगह चंबा। चंबा को चौमुहा भी कहते हैं। चंबा को चौमुहा भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर 5 रास्तों का समूह है। ये चंबा जो है यहाँ पर 5 रास्ते मिलते हैं, 5 रोडें मिलती हैं एक ही जगह पे। चंबा का इतिहास परमार वंश के 54वें राजा प्रद्युमन शाह से जुड़ा हुआ है। 1803 में प्रद्युमन शाह तथा गोरखों के मध्य चमुहा का युद्ध हुआ था, जहां से भागकर प्रद्युमन शाह देहरादून के खुड़बुड़ा चले गए थे। मतलब 1803 में हुआ था यहाँ पे टिहरी के जो परमार वंश के राजा थे प्रद्युमन शाह और गोरखों का जो आक्रमण हुआ था उसमें उनका युद्ध हुआ था यहाँ पे, जिसके बाद यहाँ से भाग के प्रद्युमन शाह देहरादून चले गए थे। चंबा शहर गब्बर सिंह नेगी की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। चंबा को गब्बर सिंह नेगी 1915 में, चंबा के जो गब्बर सिंह नेगी थे उन्हें 1915 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, विश्व युद्ध प्रथम में ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से ये शहीद हुए थे और इन्हें मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस मिला था। इन्हें मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस मिला था गब्बर सिंह नेगी को, जो कि इन विक्टोरिया क्रॉस जो सबको मिला होगा उनमें से दूसरे नंबर पे थे, दूसरे प्राप्त करता थे। और प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता थे यही उत्तराखंड से ही, गढ़वाल से, दरमान सिंह रावत। 1925 में चंबा तथा लैंसडाउन में गब्बर सिंह नेगी स्मारक बनाया गया है। फिर है चंबा सुरंग। यह भूमिगत सुरंग है NH 34 पे, जिसकी लंबाई है 440 मीटर, जो अभी तक उत्तराखंड की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अब जब सिलग्यारा वाली सुरंग का काम पूरा हो जाएगा फिर वो बन जाएगी। फिर है यहाँ श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी में। चंबा ब्लॉक के बासाइत हॉल में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय स्थित है, जिसका पूर्व नाम श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से जो पहले इसका नाम हुआ करता था वो था दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय। दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय 2010 में इसकी स्थापना की गई और 2011 में इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय अधिनियम के माध्यम से 2012 में श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर दिया गया। मतलब 2010 में स्थापना हुई, 2011 में अधिनियम आया और 2012 में नाम चेंज हो गए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय हो गया। फिर यही है दूसरा HNBGO का स्वामी राम तीर्थ परिसर। यह HNBGO हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के 3 कैंपसों में से एक कैंपस है। यह SRTC में IIT कानपुर के द्वारा 2019 में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित की गई है बासाइत हॉल के HNBGO परिसर में। जो इसका उद्देश्य है वह है हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाओं का पूर्वानुमान व निगरानी करना। हिमालयन क्लाउड लैबोरेटरी का उद्देश्य। फिर जगह आती है नई टिहरी। नई टिहरी उत्तराखंड में एक ऐसा स्थान है जहां वार्षिक वर्षा जो है वो 98 सेंटीमीटर है। उत्तराखंड में सबसे कम वर्षा यही होती है। नई टिहरी उत्तराखंड का एकमात्र बसाया हुआ व्यवस्थित शहर है। नई टिहरी में भूकंप मापी स्टेशन भी स्थापित किया गया है, जो उत्तराखंड के 3 भूकंप मापी स्टेशनों में से एक है। एक देहरादून में है, दूसरा गरुड़गंगा चमोली में है, तीसरा नई टिहरी में है। 3 है उत्तराखंड में अभी।
नई टिहरी से पंचकोटी के बीच एक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। फिर आगे है, राज्य सरकार द्वारा नई टिहरी के बोराडे स्टेडियम को राजकीय स्टेडियम बनाया जा रहा है, इसमें काम चल रहा है अभी। फिर आता है THDC कॉलेज, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कॉलेज। जो टिहरी डैम का जो प्रबंधन का कार्य होता है वो THDC के द्वारा किया जाता है, और उन्हीं का यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग का, जिसकी स्थापना हुई है 2011 में। ये भागीरथीपुरम में स्थित है और हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज है। फिर है राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी, ये है टिहरी में, स्थापना हुई है 2014। 2021 में कोटी कॉलोनी में 2 दिवसीय टिहरी झील महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया गया है, इसमें इतना ही ध्यान रखने वाली बात है। फिर यही जगह पड़ती है कोटी। 2021 में CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने झील के तट पर कोटी में ही अंतर्राष्ट्रीय वैदिक महाविद्यालय की घोषणा की है। मतलब CM त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अंतर्राष्ट्रीय वैदिक महाविद्यालय बनाने की यहाँ पर घोषणा की है, जिसे केंद्र सरकार की टिहरी झील समग्र विकास योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टिहरी झील सहित देश के 17 स्थानों को सी प्लेन स्कीम के तहत वाटर एरोड्रम के रूप में विकसित करने का निर्णय किया। मतलब यहाँ पे झील के ऊपर प्लेन चल सकते हैं। फिर आता है, अब बात करते हैं टिहरी डैम प्रोजेक्ट की। टिहरी डैम जो है, इस टिहरी डैम की ऊंचाई है 260.5 मीटर, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये जो इसकी ऊंचाई होगी, ये वाली इतनी, ये ऊंचाई है 260.5 मीटर। ये जो परियोजना है भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। मतलब यहाँ से ये गंगा जा रही है, यहाँ से भिलंगना आ रही है, तो यहाँ संगम पे ये डैम बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पूरी इसकी झील फैली हुई है। जो डैम है वो कॉपर डैम है, मिट्टी और पत्थर से निर्मित डैम है। यह बांध देश का सबसे ऊंचा तथा दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। ये देश का, भारत का सबसे ऊंचा है और दुनिया का चौथे नंबर पे है। इसकी विशालता के कारण इसे राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है। 1949 में योजनाबद्ध केंद्र तथा यूपी गवर्नमेंट की इसी संयुक्त परियोजना को 1972 में योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। मतलब 1949 में योजना बनाई गई डैम को बनाने की, और 1972 में स्वीकृति मिल गई थी योजना आयोग या फिर नीति आयोग के द्वारा। 1978 से सिंचाई विभाग, जो उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग था, वो इस पे कार्य कर रहा था। बांध की धीमी गति से जो निर्माण हो रहा था, तो इसे बाद में यूपी गवर्नमेंट का जो सिंचाई विभाग था उससे हटा करके इस 1988 में सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने हाथों में ले लिया इसका कार्य, और डैम का निर्माण और संचालन 12 जुलाई 1988 से THDC को दे दिया। मतलब THDC की स्थापना कर दी और उन्हें दे दिया काम जो सौंपा गया THDC को, यह सौंपा गया 1989 में। और 1989 से ही जो भी इससे संबंधित कार्य होते हैं, प्रबंधन होता है, वो सारा THDC देखता है। THDC को ही 1990 में विस्थापितों के पुनर्वास की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। टिहरी डैम की झील से जो प्रभावित लोग थे, उनके लिए जो पुनर्वास की जो इस व्यवस्था थी, वो भी 1990 में THDC को सौंप दी गई कि आप ही इनका पुनर्वास करो, आप ही डैम का संचालन करो। इस बांध का डिजाइन बनाया गया जेम्स ब्रून के द्वारा। जेम्स ब्रून ने इस डैम को डिजाइन किया है। शुरुआत में ये 600 मेगावाट की परियोजना थी, लेकिन 1986 में रूस के सहयोग से बांध निर्माण के लिए भारत सरकार से एक समझौता हुआ 1986 में रूस के साथ। उस टाइम रूस के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट रूस के उस टाइम मिखाइल गोवर्चोन। उस टाइम भारत के जो उस टाइम रूस के प्रेसिडेंट थे वो भारत आए थे,
और भारत और रूस के बीच एक समझौता हुआ डैम को लेकर, जिसके बाद पहले चरण में 1000 मेगावाट पर बढ़ाया गया और दूसरे चरण में 1400 मेगावाट। तो टोटल हो गई है 2400 मेगावाट की। कुल मिला के बात है 2400 मेगावाट की परियोजना है। कुल 2400 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता वाले इस परियोजना के प्रथम चरण में 1000 मेगावाट टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना है 1000 मेगावाट। फिर सेकंड चरण में 2000 मेगावाट टिहरी पंप स्टोरेज व 400 जो मेगावाट है, मतलब 2000 का निर्माण होगा टिहरी में और 400 का मेगावाट का निर्माण होगा कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना, जो टिहरी से आ गई है भागीरथी नदी पे। 400 वहां होगा, 2000 तो है टिहरी में इनका अपना, प्लस प्लस जो 400 है वो होगा कोटेश्वर में, कोटेश्वर जगह पे, कोटेश्वर बांध से 400 वहां से पूरा होगा। 1000 वहां हो गई, 400 कोटेश्वर की हो गई। जो कोटेश्वर डैम की ऊंचाई है वो है 97.5 मीटर्स और ये कंक्रीट डैम है, कंक्रीट से बनाया गया है। इस बांध में 4 सुरंगें हैं जिनका आकार घोड़े की नाल के समान है और टीएचडीसी का जो मुख्यालय है वो है ऋषिकेश में। जो टिहरी डैम का जो झील बनती है उसकी लंबाई है 42 किलोमीटर स्क्वायर। जो टिहरी डैम की झील का क्षेत्रफल है वो है 42 किलोमीटर स्क्वायर, इतने एरिया में ये फैला हुआ है। इसकी कुल जल धारण क्षमता 354 करोड़ मीटर क्यूब, 354 करोड़ मीटर क्यूब इसकी जल धारण क्षमता है, जिसमें से 261 करोड़ मीटर क्यूब जल सक्रिय है। 261 करोड़ मीटर क्यूब जल अभी सक्रिय है। विद्युत उत्पादन के लिए टिहरी जलाशय का जल स्तर 740 मीटर तक होना चाहिए समुद्र तल की ऊंचाई से। परियोजना के प्रथम चरण में जो 1000 मेगावाट है वो 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। मतलब 1000 मेगावाट जो था फर्स्ट स्टेज के लिए वो 2006 में स्टार्ट हो गया है, इतना बन रही है अभी। जलाशय का स्थानीय नाम है सुमन सागर। जो टिहरी झील है उसको स्थानीय नाम है सुमन सागर और ऑफिशियल नेम है, आधिकारिक नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर, क्योंकि परमार राजाओं के टाइम पे यहाँ पे स्वामी राम तीर्थ आए थे और उन्हीं के नाम पे इसे ऑफिशियल नेम दे दिया गया। उत्तर प्रदेश को दिल्ली को यहाँ से डेली दिया जाता है 300 क्यूसेक वाटर और यूपी को उत्तर प्रदेश को दिया जाता है 200 क्यूसेक वाटर। टिहरी बांध बनने के बाद देश को प्रतिवर्ष 2000 करोड़ का लाभ होता है। टिहरी डैम से हर साल 2000 करोड़ का बेनिफिट होता है गवर्नमेंट को। उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली मुक्त मिलती है। डैम उत्तराखंड में, लेकिन अधिकार उत्तराखंड का नहीं है, अधिकार है टीएचडीसी का। और टीएचडीसी रॉयल्टी देती है 12% उत्तराखंड गवर्नमेंट को। पुराना टिहरी शहर जो था वो इससे जल में डूब गया पूरा। उसमें 39 गांव थे पूर्ण रूप से डूबे, 86 गांव आंशिक रूप से डूबे। टिहरी शहर जो था उसके डूबने के बाद वहां से 24 किलोमीटर दूर उत्तर में नव स्थापित नगर नई टिहरी को विधिवत बसाया गया। मतलब नई टिहरी बसाई गई, जो पुरानी टिहरी थी उसके डूबने के बाद। टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम टिहरी सांसद कमलेंदु शाह ने आवाज उठाई थी। तत्पश्चात 1978 में टिहरी में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन किया गया। मतलब टिहरी के बांध निर्माण का जो विरोध था वो सबसे पहले करा था टिहरी के सांसद, तत्कालीन टिहरी सांसद जो थी कमलेंदु शाह। और बांध विरोध समिति का निर्माण किया गया बांध विरोध समिति का जो गठन किया गया वो किया गया 1978 में। और जो इसका जो गठन किया था वो किया था विद्यासागर नौटियाल ने, जो टिहरी के थे। टिहरी भूकंप जोन 4-5 के अंतर्गत आता है। सुंदरलाल बोगड़ा और वीरेंद्र सकलानी भी इस समिति से जुड़े हुए थे, बांध विरोधी समिति से। 1979 में
वीरेंद्र सकलानी ने बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। फिर आगे देखेंगे टिहरी झील के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। टिहरी में त्रिहरि जल शक्ति म्यूजियम 2021 में स्थापित किया गया है। वाटर स्पोर्ट्स थीम पर टिहरी लेक का विकास किया जा रहा है। टिहरी झील से देहरादून के बीच 35 किलोमीटर डबल लेन रोड टनल का निर्माण होगा, मंजूरी मिल चुकी है। टनल बन जाने के बाद टिहरी से देहरादून की दूरी मात्र 1 घंटे की होगी बस। जगह है खैट पर्वत। खैट पर्वत का आपने नाम सुना होगा, जो प्रसिद्ध है परियों के देश के नाम से। परियों का देश भी कहा जाता है खैट पर्वत को। ये प्रतापनगर ब्लॉक में स्थित है खैट पर्वत, और ये परियों के देश के नाम से फेमस है। खैट पर्वत पर 1995 में, थोड़ा धुंधला हो रखा है, 1995 में राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट ने आंदोलन किया था। यहीं पर कैटेश्वरी देवी का मंदिर है। खैट पर्वत के ऊपर कैटेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। फिर है जाखणीदार। जाखणीदार एक ब्लॉक है और एक तहसील भी है। जाखणी, इसके निकट देवलसारी नामक स्थान पर देवलसारी महादेव मंदिर स्थित है, और दूसरा देवलसारी है जौनपुर में, जो टिहरी के जौनपुर वाले क्षेत्र में। यही है भुवनेश्वरी महिला आश्रम, जो अंजनी साइड में स्थित है। स्थापना हुई है 1977 स्वामी मनमथ दास के द्वारा। भुवनेश्वरी जो ये संस्था है, इसका ध्येय वाक्य है, खुशहाल बच्चा खुशहाल परिवार। स्वामी मनमथ को ही टिहरी में बंटा जल आंदोलन के लिए मुख्य व्यक्ति माना जाता है, जिनके प्रयास से 1976 में अलकनंदा नदी से पानी पंप करने की योजना पारित हुई थी। फिर है चंद्रवदनी, मां सती का एक सिद्धपीठ, चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। चंद्रवदनी को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है स्कंद पुराण के अंतर्गत। यह मंदिर मां सती को समर्पित है, जहां एक श्रीयंत्र भी स्थापित किया गया है। चंद्रवदनी में पहले पशु बलि होती थी, लेकिन 1969 में स्वामी मनमथ के द्वारा मंदिर जीर्णोद्धार के साथ इसे समाप्त कर दिया गया। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, कब यहाँ पे पशु बलि समाप्त की गई, किसके द्वारा की गई, और जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो आंसर होगा स्वामी मनमथ। 1803 में आए भूकंप से इस मंदिर को क्षति हुई थी, और स्वामी मनमथ ने फिर 1969 में इसका जीर्णोद्धार कराया था। यही है नैखुरी चंद्रवदनी। नैखुरी चंद्रवदनी में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का तीसरा कैंपस बनाया जा रहा है। पहला कैंपस जो है गोपेश्वर में है, दूसरा ऋषिकेश में है। फिर आते हैं हम प्लेठी का सूर्य मंदिर। ये स्थित है प्लेठी हिंडोला खाल में, जो घाटी पड़ती है लुलेरा गुलेरा घाटी, इसके अंतर्गत आता है। लुलेरा गुलेरा घाटी या फिर वनगढ़ क्षेत्र में प्लेठी ग्राम स्थित है, जहां पर 7वीं सदी का सूर्य मंदिर स्थित है। 1968 में इसकी खोज की गई पुरातत्व विभाग के द्वारा। इसमें ब्राह्मी लिपि में लेख पाए गए हैं, तथा राजा, जिस राजा से संबंधित है उनका नाम है राजा कल्याण वर्मन और राजा आदि वर्मन, उनसे ये संबंधित माने जाते हैं। इसमें जो लिपि है उत्तर ब्राह्मी लिपि मानी गई है, और मंदिर निर्माण की जो शैली है वो है फासना शैली। फासना शैली में मंदिर का निर्माण किया गया है। फिर है जाजल। जाजल से कमान के निकट मरोड़ के बीच सबसे लंबी रेल सुरंग टिहरी जनपद में बनेगी, जिसकी लंबाई होगी 17 किलोमीटर। ये प्रस्तावित है, बनेगी नहीं बनेगी अलग बात है। NH 34 के किनारे एक जगह पड़ती है नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है ओड़ाथल्ली। ओड़ाथल्ली नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम हो गया। ओड़ाथल्ली कुंजड़ीगढ़ के अंतर्गत आता था।
52 गढ़ों में से एक गढ़ हुआ करता था कुंजड़ीगढ़। जो पट्टी है वो है कुंजड़ी पट्टी। ओढ़ा थल्ली या फिर नरेंद्र नगर की स्थापना नरेंद्र नगर नाम से जो हुई है वो हुई है 1921 में राजा नरेंद्र शाह के द्वारा। ये राजा नरेंद्र शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नरेंद्र शाह ने 1925 में नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी बनाई। 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना करी और 1925 में इसे अपनी राजधानी बनाई। नरेंद्र शाह संग्रहालय नरेंद्र नगर में स्थित है। नरेंद्र नगर में राजमहल को वर्तमान में आनंदा स्पा के नाम से जाना जाता है। इसे आनंदा होटल भी कहते हैं। आनंदा स्पा नाम से योग आध्यात्मिक सूक्ष्म परियोजना संचालित हो रही है यहाँ पे। नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा नापी गई है और उसकी जो माप है वो है 318 सेंटीमीटर। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। नरेंद्र नगर में उत्तराखंड का स्वतंत्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय पुलिस ट्रेनिंग सेंटर उत्तराखंड का अपना यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जिसकी स्थापना हुई है 2011 में। इसके जो प्रथम प्राचार्य प्रिंसिपल रहे वो रहे डीआईजी संजय कुमार गुंजियाल और वर्तमान में है डीआईजी राजीव स्वरूप। ये अब चेंज हो गए होंगे। नरेंद्र नगर में ही एचपी जो कंपनी है आईटी जो कंपनी है इसका आईटी एकेडमी है यहाँ पर एचपी कंपनी का। नोट है आईटी पार्क स्थित है देहरादून में। माइक्रोसॉफ्ट की जो आईटी एकेडमी वो है हेरिटेज भवन नैनीताल में। राज्य की आईटी एकेडमी स्थित है हल्द्वानी नैनीताल में। नरेंद्र नगर में ही SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ये स्थित है नरेंद्र नगर में। स्थापना हुई है 2002 में। फिर है मां कुंजापुरी का सिद्धपीठ कुंजापुरी मंदिर। नरेंद्र नगर के ही समीप स्थित यह मंदिर मां सती का एक सिद्धपीठ माना जाता है। प्रतिवर्ष अप्रैल में यहाँ पर कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला आयोजित होता है कुंजापुरी में। हेवल घाटी नरेंद्र नगर ब्लॉक व इसके आसपास के क्षेत्र को हेवल घाटी कहते हैं। नरेंद्र नगर का जो एरिया आता है वो आता है हेवल घाटी में। हेवल घाटी में यू कॉस्ट 2005 द्वारा एक टीआरसी सेंटर स्थापित किया गया है नरेंद्र नगर में। हेवल घाटी के आता है जो। फिर यहाँ पर नदी आती है चंद्रभागा नदी। अब हम करते हैं एंटर ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश में आती है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी ऋषिकेश में गंगा नदी में दाईं ओर से मिल जाती है। चंद्रभागा नदी धनौल्टी क्षेत्र के चंद्रवाड़ी ताल से निकलती है। ध्यान रखने वाली बात है चंद्रवाड़ी ताल है टिहरी में धनौल्टी के क्षेत्र में और चंद्रवाड़ी ताल से निकलती है ये चंद्रभागा नदी। फिर आता है ढालवाला। ढालवाला में नमामि गंगे परियोजना के तहत सुमन पार्क गंगा वाटिका बनाई गई है ढालवाला में। फिर आता है मुनि की रेती। प्राचीन नाम है मौनी की रेती। मुनि की रेती का प्राचीन नाम मौनी की रेती। मुनि की रेती जो है वो टिहरी के ऋषिकेश के अंतर्गत आता है। मतलब ऋषिकेश का कुछ एरिया टिहरी के अंतर्गत भी आता है और उसमें मुनि की रेती भी शामिल है। चंद्रभागा नदी के निकट स्थित है मुनि की रेती। ऐतिहासिक दृष्टि से मुनि की रेती से उत्खनन में 1972 में कुषाणकालीन राजा हुविस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मुनि की रेती से राजा हुविस्क जो कुषाण था उसकी 44 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। हुविस्क के साथ साथ वासुदेव द्वितीय की स्वर्ण की मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मुनि की रेती में ही ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र भी स्थित है। जबकि पशु लोग ऋषिकेश देहरादून में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है। मुनि की रेती में डॉक्टर सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। इस हर्बल गार्डन में उत्तराखंड का पहला एक्यू स्पेयर पार्क 2017-18 की स्थापना की गई थी।
मुनि की रेती के पास ही राम झूला, शिवानंद झूला तथा जानकी सेतु स्थित है। मुनि की रेती के निकट में राम झूला, शिवानंद झूला और जानकी सेतु वो स्थित है। राम झूला देखें तो 310 मीटर का है और 2020 से ये चालू कर दिया गया है। फिर आता है ऋषिकेश का तपोवन। तपोवन में है लक्ष्मण झूला। तपोवन श्री राम के भाई लक्ष्मण जी की अंतिम समय की तपस्थली मानी जाती है, मतलब इन्होंने यहाँ पे अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। उत्तराखंड में 4 तपोवनों में से ये पहला तपोवन है। ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे 30 साल पुराने 1930 से सक्रिय पुल ये जीर्ण शीर्ण हालत के चलते 2019 में बंद कर दिया गया है। ये जो पुल है लक्ष्मण झूला 450 फीट है लंबाई, 5 फीट चौड़ा है और राज्य का पहला सस्पेंशन ब्रिज है। पहला सस्पेंशन ब्रिज है लक्ष्मण झूला और सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है डोबरा चांटी वाला। लक्ष्मण झूला के निकट 132 मीटर के हल्के वाहनों व पैदल यात्रियों के लिए स्पान पुल का शिलान्यास किया गया। अब आता है स्थान शिवपुरी। शिवपुरी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर NH 34 पर स्थित यह स्थान साहसिक खेलों के लिए जाना जाता है। अब हम चले गए NH 7 पे ऋषिकेश से। अब जा रहे हैं हम कीर्तिनगर देव प्रयाग की ओर। तो ये साहसिक खेलों के लिए प्रसिद्ध है शिवपुरी। साहसिक खेल परीक्षण केंद्र यहाँ पे निर्माणाधीन है शिवपुरी में। शिवपुरी जो क्षेत्र है वो आता है तोता घाटी के अंतर्गत और यहाँ रिवर राफ्टिंग सेंटर है। और यहाँ पे जो 2025 में यहाँ पे नेशनल गेम्स हो रहे हैं शिवपुरी में। शिवपुरी व ब्यासी के बीच स्थित हिमदाऊ पट्टी में विश्वनाथ गुफा या वशिष्ठ गुफा विसोन पर्वत पर स्थित है। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और विसोन पर्वत पे स्थित है वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा। गुरु वशिष्ठ ने यहाँ पर तप किया था और गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि किरात लोगों की भूमि है, हिमदान है या फिर हिमदाऊ इस क्षेत्र को कहा था। 82 यह स्थान भी साहसिक खेलों के लिए प्रसिद्ध है। 82 नामक जो स्थान है NH 7 पर स्थित। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।